हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम पॉलिटिकल साइंस के क्लास 12 चैप्टर 2 एंड ऑफ बाइपोलैरिटी करने जा रहे हैं। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से पहले हमें ये समझना है कि बाइपोलर वर्ल्ड होता क्या है एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। देखो, बाइपोलर वर्ल्ड मतलब होता है कि ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे देयर आर टू सेंटर ऑफ पावर, जहाँ पे दो सेंटर ऑफ पावर हो। यानी कि हम 1945 के बाद देखते हैं कि वर्ल्ड में टू सुपर पावर आते हैं और यूएसए यूएसएसआर, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर वर टू सेंटर ऑफ पावर, यूएसए ऑन द वन हैंड एंड यूएसआर ऑन द अदर हैंड। सो दैट इज कॉल्ड बाइपोलर वर्ल्ड। लेकिन ये बाइपोलर वर्ल्ड 1991 में जाके ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म होता है? क्योंकि यूएसएसआर जो था वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। So this is nothing but we are trying to understand the disintegration of USSR, and with the disintegration of USSR, bipolar world came to an end. So that's what we are going to study. आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यूएसएसआर एक बहुत बड़ा कंट्री था। आज भी बड़ा कंट्री है रशिया, बट यूएसएसआर मतलब होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो कि 1917 में रशियन रेवोल्यूशन के बाद एस्टैब्लिश हुआ था यूएसएसआर। पहले रशिया था, बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पे रशिया ने बाकी बहुत सारे 14 और छोटे बड़े स्टेट को, कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, और भी कुछ कंट्री जो थे उनको यूनाइट करके एक बड़ा कंट्री बनता है, और बड़ा कंट्री बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं यूएसएसआर। तो यूएसएसआर ये कब बना था? 1917 में, और 1917 के बाद 1991 तक ऑलमोस्ट 70 ईयर्स तक, हम 72 ईयर्स तक देखते हैं कि यूएसएसआर, ये सारे कंट्री जो थे मिलके यूएसएसआर बोला जाता है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और ये कंट्री जो थे पुट टुगेदर, दे वर आल्सो सेंटर ऑफ पावर, दिस कंट्री, और यूएसएसआर वाज ए सेंटर ऑफ पावर बिफोर 1991। लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय डिसइंटीग्रेशन? मतलब क्या होता है कि ये सारे जो कंट्री थे ना, छोटे छोटे कंट्री जो मिल के यूएसएसआर बना हुआ था, ये उससे बाहर आ जाते हैं और दे डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट। उसके बाद से रशिया बच जाता है, एंड दिस इज नथिंग बट डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। सो नाउ वी अंडरस्टूड व्हाट इज डिसइंटीग्रेशन। मतलब कि जो जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया आपको पता है कि 28 स्टेट मिल के बना होता है, सो इंडिया इज यूनाइटेड टुगेदर। उसी तरह से पहले 1991 से पहले 14 और स्टेट अलॉन्ग विथ रशिया, 15 स्टेट मिल के यूएसएसआर बोला जाता था, वो यूनाइटेड थे। बट 1991 में ये सारे स्टेट अलग हो जाते हैं, एंड दिस इटसेल्फ इज नथिंग बट डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। सो दिस दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, कि हाउ डिड रशिया डिसइंटीग्रेटेड, क्या ऐसा हुआ था रशिया में, रशिया में किस तरह का सिस्टम था, सोवियत सिस्टम क्या है, बर्लिन वॉल का इंपॉर्टेंस हम समझेंगे, फिर हाउ डिड सोवियत यूनियन स्प्रेड, या कैसे इतना बड़ा कंट्री बन जाता है और कैसे उसका इन्फ्लुएंस या आइडियोलॉजी बढ़ने लगता है, देन रशियन इकोनॉमी इतना डेवलप क्यों होता है और क्या कारण था कि रशियन इकोनॉमी इतना बड़ा हो जाता है, एंड फाइनली प्रॉब्लम विद द सोवियत सिस्टम, वो जो इकोनॉमी डेवलप होता है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम था, ये भी हम पढ़ेंगे। और फाइनली हम पढ़ेंगे यहाँ पे और एक टॉपिक जिसका नाम है कि गोर्बाचोव एंड डिसइंटीग्रेशन, किस तरह से गोर्बाचोव जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। बट अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के बारे में पता चल सके। बेल आइकन को भी प्रेस करो, और जो नए वीडियो देखने वाले हैं उनको। और हम शुरू करते हैं नाउ। See, these are topics that we are going to take up today in this chapter, that is chapter 2, end of bipolarity. Now let us see बर्लिन वॉल। एक इम्पॉर्टेंट बुक में इंसिडेंट मेंशन है बर्लिन वॉल के बारे में। अब बर्लिन वॉल है क्या या था क्या? देखो, बर्लिन वॉल जो था ना, आपको पता है कि जर्मनी एक कंट्री है, और इस कंट्री जो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी वॉज द मेन कल्प्रिट, और तो उसमें यूएसएसआर और ब्रिटेन एंड फ्रांस, ये सारे कंट्री ने क्या किया था, मिलके जर्मनी को डिफीट किया था। फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को डिफीट करने में ये चार कंट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे, और डिफीट करने के बाद उन्होंने चारों कंट्री को 4 पार्ट में बांट दिया था। जर्मनी को 4 पार्ट में बांट दिया था, और ये जो था यूएसए, उसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसएसआर,
तो इस तरह से ये हिस्सा जो यूएसएसआर को मिल गया था। बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे इस एरिया में जो कि जहाँ पे कैपिटलिस्ट सिस्टम था, कैपिटलिस्ट लिबरल डेमोक्रेसी आइडियोलॉजी था इन सारे एरिया में, जो कि यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस के अंडर में था। लेकिन जो यूएसआर के अंडर में था वहाँ पे कम्युनिज्म था, वहाँ पे स्टेट कंट्रोल था, वहाँ पे कम्युनिस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था। तो यहाँ पे फ्रीडम कम था, जो हम देखेंगे आगे क्या क्या प्रॉब्लम था इसके अंदर। तो यहाँ के लोग जो थे, तो रशिया, यूएसआर नहीं चाहता था कि ये आइडियोलॉजी इधर स्प्रेड हो और पीपल ऑफ this part of Germany do not come into contact with the part that is occupied by USA, Britain and France, or their thinking does not passes to that area. So उन्होंने क्या किया, एक वॉल बना दिया, यहाँ पे एक वॉल क्रिएट कर दिया। और ये वॉल जो था एक तरह से ये सिग्निफाई करता है कि इस तरफ जो है कम्युनिस्ट सिस्टम है और इस तरफ कैपिटल लिबरल डेमोक्रेसी है। और जिस तरह से, तो ये जो वॉल है इसको बर्लिन वॉल बोलते हैं, जो कि बनाया गया था 1961 में। लेकिन धीरे धीरे लोगों को एक जैसे यूएसआर के कंट्रोल में जो एरिया था वहाँ पे लोगों को पता चला कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप है, यहाँ पे फ्रीडम है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, पीपल आर लिविंग इन ए बेटर वे, बेटर लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज ऑल्सो बेटर। सो ये चाहने लगे कि नहीं, हमें भी इनके साथ मिक्सअप होना है, एंड सो दे स्टार्टेड ब्रेकिंग द वॉल। एंड फाइनली हम देखते हैं कि 1989 में ये वॉल को ब्रेक कर दिया जाता है। और ब्रेक करने के बाद जो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी यूनाइट हो जाता है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो सिग्निफिकेंस क्या है कि इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। ये शुरुआत था जहां से कोल्ड वॉर धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया। या हम इसको दूसरी तरह से बोलते हो, कोल्ड वॉर खत्म होना, या यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन का ये बिगिनिंग था। यहाँ पे पहले डिसइंटीग्रेट यहाँ पर धीरे धीरे और भी बहुत सारे इवेंट हुए, एंड फाइनली दैट लेड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। Yeah, it is the beginning from where we see the disintegration process started, and finally it ended in 1991. So this is the significance of Berlin Wall. So that's what we see Berlin Wall. Next आता है कि सोवियत सिस्टम। अब देखो हमें लेटेस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड, ये तो एक इंसिडेंट था जो कि मिडिल में हुआ था 1961 में, यानी कि 1917 में हम देखते हैं कि सोवियत यूएसएसआर स्टैब्लिश होता है। यूएसएसआर स्टैब्लिश होना मतलब कि एक ऐसा स्टेट क्रिएट होता है दैट इज बेस्ड ऑन सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, दैट इज बेस्ड ऑन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। नाउ लेट अस सी व्हाट इज कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। देखो पहली बार कार्ल मार्क्स, हमने इनके बारे में पढ़ा है बहुत बार कि कार्ल मार्क्स ने सोशलिज्म या कम्युनिज्म स्टार्ट करते हैं। उनका ये मानना था कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि वहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन होता है। कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी होता है, जो एसेट्स होता है, जो फैक्ट्री होता है, जो दैट इज ओन्ड बाय रिच क्लास है, वो सारे उनके मालिक होते हैं। 10% पीपल आर ऑफ this category, and rest of the society 90% people are working class, and these working class are exploited by the capitalist. So एक ऐसा सोसाइटी जहाँ पे 90% लोग जो हैं एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, how can you think that that is a better society? आप कैसे बोल सकते हो कि एक सोसाइटी में अगर 90% लोग जो हैं they are exploited by 10% people, then how can that society be a good society? तो इसलिए कार्ल मार्क्स ने बोला कि कैपिटलिज्म ठीक नहीं है। तो ठीक नहीं है तो उसके जगह पे क्या होना चाहिए? So he brought a new system, a new ideology, and that ideology came to be known as socialism or communism, and that's what we are. तो पहली बार 1917 में यूरोप में हम देखते हैं कि रशिया में इस तरह का चेंज आता है। रशिया में जो वर्कर्स थे, रशिया में जो पीजेंट्स थे या फार्मर थे, वो दे गॉट यूनाइटेड, and that and they brought a change in the political system of Russia. They overthrow the Tsar वहाँ का राजा था, या वो सिस्टम जो है established by Tsar और कैपिटलिस्ट सिस्टम, और वहाँ पे they first time in the world any state become a socialist state. So पहली बार हम देखते हैं कि रशिया में एक ऐसा स्टेट स्टैब्लिश होता है जहाँ पे कि सोशलिज्म अडॉप्ट किया जाता है। और वो क्या था फिर, वो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि वो सिस्टम क्या था। Why did the people of Russia, especially workers and farmers, they overthrow the capitalist system, kingship, monarchy, and set up a system that is very new to the world? In fact, in practice, reality, theory में, बुक में तो था ये सारी चीज पहले से ही था, लेकिन
प्रैक्टिस में पहली बार सोशलिज्म को लाया गया था एंड वो सिस्टम है सोवियत सिस्टम। हम देख रहे हैं क्या है इसके अंदर। सबसे पहला तो ये है कि मैंने बताया कि रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ था, ये बुक में है, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन डिड रशियन रिवॉल्यूशन टुक प्लेस, दैट इज 1917। सो व्हाट वाज द सिस्टम, नाउ लेट अस सी द सोवियत सिस्टम। सबसे पहली बात है, मैंने आपको अभी बताया था ना कि जो कार्ल मार्क्स का सोच था कि कैपिटलिस्ट सिस्टम ठीक नहीं है। आपको मैंने बताया कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड पूंजीपति, जहाँ पे कि कुछ लोग जो होते हैं दे आर द ओनर ऑफ एवरीथिंग, फैक्ट्री, मिल, एसेट्स, एवरीथिंग दे ओन बाय से 10% और इवन लेस नंबर ऑफ पीपल, और रेस्ट ऑफ देम आर वर्किंग क्लास। सो दो क्लास था, रिच एंड पुअर, हैव एंड हैव नॉट। एंड जो हैव थे या रिच थे या कैपिटलिस्ट थे 90% लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे। व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, दे वर फोर्स्ड टू वर्क मोर नंबर ऑफ आवर, they were paid less, the working condition जो था बदतर था। हाँ, तो इस तरह से उनको एक्सप्लॉइट होते थे। तो इन्होंने क्या बोला, जो सोशलिस्ट सिस्टम था उसमें इन्होंने बोला प्राइवेट प्रॉपर्टी होएगा ही नहीं, एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है ना दैट इज द रूट कॉज ऑफ एवरी सॉर्ट ऑफ इविल्स इन द कैपिटलिज्म। जो कैपिटलिज्म में जो भी गलत चीज है वो क्यों है, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो ये इंस्टीट्यूशन को ही खत्म कर दो, देयर विल बी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी इन सोवियत सिस्टम। तो सोवियत रशिया में जो नया गवर्नमेंट आया या नया स्टेट स्टैब्लिश किया सोवियत स्टेट, उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी हटा दिया गया। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो तो मतलब क्या होता है कि एवरीथिंग बिलोंग टू गवर्नमेंट, फैक्ट्री भी गवर्नमेंट का है, लैंड भी गवर्नमेंट का है, एवरीथिंग बिलोंग टू गवर्नमेंट। हर आदमी वर्किंग क्लास है, कोई मालिक नहीं है, कोई नौकर नहीं है। Nobody can say that I am the owner of the this and that. Everybody is a working class. So the rich and poor that got eliminated. खत्म हो गया, सबके बराबर है। कोई नहीं बोल सकता मैं बड़ा हूँ छोटा हूँ, मैं मालिक हूँ तुम नौकर हो या वर्किंग क्लास हो, नहीं, हर आदमी नौकरी कर रहा है। एवरीबडी इज वर्किंग क्लास, सो देयर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब मान लो सब प्रॉपर्टी बिलोंग टू स्टेट। स्टेट कौन होता है, स्टेट कौन होता है? देखो स्टेट एक तो हम कुछ लोगों को चुन के भेजते हैं एंड दे बिकम द स्टेट। सो अगर हम स्टेट इज द ओनर ऑफ एवरीथिंग, अगर प्रॉफिट जनरेट होता है दैट विल नॉट गो टू एनी इंडिविजुअल, रादर स्टेट विल यूज दैट मनी प्रॉफिट फॉर द वेलफेयर ऑफ एवरीबॉडी। सो इन दिस वे द बेनिफिट ऑफ द all the assets will come back to the people only in the form of government expenditure on health, education, subsidized food and number of other welfare program. So इस तरह से, but कैपिटलिस्ट में क्या था, all the profit was manipulated or that went to the few section of society who used to live a luxurious life. सब कुछ था उनके पास, और किसके बदौलत, वर्किंग क्लास के बदौलत, उनको कुछ मिलता नहीं था। सो दैट इज व्हाई कार्ल मार्क्स अपोज दिस सिस्टम एंड ही एस्टैब्लिश्ड, he said that we need to abolish private property, और इस तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया गया सोवियत सिस्टम में। तो सबसे पहला फीचर है सोवियत सिस्टम का कि देयर वाज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी एज सच। सब कुछ सरकार का होगा, सब कुछ, एवरीथिंग, लैंड भी सरकार का, इंडस्ट्री भी सरकार का, मिल भी सरकार का, एग्रीकल्चर लैंड भी सरकार का, सब कुछ सरकार का होगा। So that is first one, no private property. Then next we move to principle of equality. Another feature that we see in USSR, that is Soviet system की। अब देखो मैंने अभी क्या बताया, प्राइवेट प्रॉपर्टी हटा दिया गया। इक्वालिटी इनइक्वालिटी कैसे होता है, जब कुछ लोगों का ज्यादा पैसा होता है, कुछ लोगों का कम पैसा होता है। सम पीपल आर ओनर ऑफ एवरीथिंग, द पीपल आर वर्किंग क्लास, तो इनइक्वालिटी होगा समझ। अगर हम ओनरशिप भी हटा देते हैं, सब कोई वर्किंग क्लास है, सब कोई बराबर है, कोई नहीं मालिक, कोई नौकर नहीं है, और इस तरह से बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन यूएसएसआर। सो दिस लुक वेरी गुड। हाँ कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हट गया, but that is not first time we see in anywhere in the world that private property was abolished completely and state become the owner of everything. So principle of equality was established, कोई मालिक कोई नौकर नहीं है, हर आदमी, everybody is a working class. So that is called principle of equality. Then state and the communist party. अब देखो मैंने क्या बताया, state become the owner of everything. So state become very important now. And in Russia, USSR, there was communist party. And that party controlled everything. So the entire economy, political system, everything was controlled by Communist Party only. So state and the Communist Party rule
started in USSR. That is another कि स्टेट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी है नहीं, सब कुछ स्टेट कंट्रोल कर रहा है, तो स्टेट ऑटोमेटिकली बिकम वेरी पावरफुल. देन प्लान्ड इकोनॉमी एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट. देखो प्लान्ड इकोनॉमी मतलब जैसे आपको पता है इंडिया में हमने 1951 में प्लान्ड इकोनॉमी अडॉप्ट किया था. हमने कहाँ से किया था प्लान्ड इकोनॉमी? हमने रशिया से, यूएसएसआर से हमने देख के इंडिया में अडॉप्ट किया था, क्योंकि हमें लगा था कि अगर स्टेट सब कुछ कंट्रोल मतलब कंट्री का डेवलपमेंट को ये ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है, तो इससे ज़्यादातर लोगों को फायदा हो सकता है. तो इसलिए हमने उसी तरह से रशिया में पहली बार हम प्लान्ड इकोनॉमी मतलब स्टेट विल प्लान फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. स्टेट विल प्लान इन एडवांस दैट हाउ मच मनी विल स्पेंड इन विच सेक्टर. एजुकेशन में कितना खर्चा करेंगे, क्या रिसोर्सेज है, स्टेट एस्टिमेट करेगा और स्टेट उस रिसोर्सेज को यूज करेगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. सो दैट इज कॉल्ड प्लान्ड इकोनॉमी दैट रशिया अडॉप्टेड, एंड बेस्ड अपॉन दीज planned economy Russia USSR become developed state at that time. So planned economy and controlled by state. So planned economy understood कि government will plan everything कि कैसे development होगा. Private sector will have no hand in development of the country. Rather all the responsibility of development of the state will be undertaken by the government. So this is called control. मतलब everything was controlled by state. So this is called Soviet system that was established in USSR after 1917, after Russian Revolution. So ये सिस्टम था. और हमने क्या देखा अभी कि रशिया में रेवोल्यूशन हुआ 1917 में. उसके बाद वहाँ पे जो पहले का गवर्नमेंट था उसको गवर्नमेंट को हटा दिया गया. हटाने के बाद एक नया गवर्नमेंट सेटअप किया गया. उसको हम सोवियत गवर्नमेंट बोलते हैं या यूएसएसआर का गवर्नमेंट बोलते हैं. और उस गवर्नमेंट का जो मेन फीचर था ये सारे चीज़ था, ये चारों पॉइंट था. अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो सोवियत सिस्टम था या सोवियत आइडियोलॉजी था, या प्राइवेट प्रॉपर्टी ना होना, उसके बाद इक्वालिटी होना, उसके बाद स्टेट और कम्युनिस्ट पार्टी सब कुछ कंट्रोल करेगा, और प्लान्ड इकोनॉमी या और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस आए थे वहाँ पे. तो ये सिस्टम क्या रशिया तक ही सीमित रहा? वेदर इट वाज कन्फाइंड टू रशिया ओनली और स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो? नो, इट डिड नॉट कन्फाइंड टू रशिया, इट स्प्रेड टू अदर पार्ट आल्सो, स्पेशली इन यूरोप. तो उसके लिए हमें थोड़ा सा फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में बात करना है. सेकेंड वर्ल्ड वार जो था 1939 से 1945 के बीच में हुआ था. 1939 से 1945 के बीच में हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार. तो सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था आपको पता है मैंने बताया था कि जर्मनी, यूरोप जो था, यूरोप में बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वार ज़्यादा कंसंट्रेट था. तो और जर्मनी का जो लीडर था, डिक्टेटर था हिटलर, उसने करीब करीब पूरा यूरोप को कैप्चर कर लिया था. तो अब इन सारे कंट्रीज को लिबरेट कराना था. तो उस समय जो था यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस ने सब मिलके इन्होंने डिसाइड किया कि हम जर्मनी को सिर्फ हिटलर को हराएंगे नहीं, बल्कि जो भी कंट्री उनके कब्जे में है उनसे फ्री भी करवाएंगे. सो फाइनली दीज 4 कंट्री started the mission to free Germany and free all the country from the Nazi control. तो अब जब यूरोप है, यूरोप में ना आपको जब हम मैप में आपको बता हुआ कि जब हम मैप की बात करते हैं तो उस समय जो यूरोप है, देखो मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे कि अगर मान लो ये यूरोप है, ठीक है, तो इधर यूएसएसआर है, इस तरफ एक बड़ा कंट्री है यूएसएसआर, और जर्मनी यहाँ पे है, कंट्री है जर्मनी, और बाकी है. तो जर्मनी ने पूरा यूरोप को कैप्चर कर लिया था. तो इधर का जो ईस्टर्न यूरोप है, इसको हम ईस्टर्न यूरोप बोलते हैं, इसको किसने फ्री करवाया था? रशिया ने फ्री करवाया था. और इधर के जो कंट्री थे वेस्टर्न यूरोप, इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगाल, ये सारे कंट्री आते हैं, इनको ये यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस ने करा था. तो इस तरफ जो था ना, ब्रिटेन, फ्रांस का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है. यहाँ पे जो गवर्नमेंट सेटअप किया गया वो ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस में जो सिस्टम था ना, जो आइडियोलॉजी था, उस बेस पे इस तरफ का गवर्नमेंट सेटअप. लेकिन यहाँ पे ये कंट्री को इसने फ्री करवाया था जर्मनी के कंट्रोल से या नाजी के कंट्रोल से? यूएसएसआर ने कराया था. तो इन कंट्री का जो गवर्नमेंट था ना, दैट वाज बेस्ड अपॉन द रशियन मॉडल. सो ये जो चारों मॉडल था ना, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, इक्वालिटी, उसके बाद स्टेट कंट्रोल, प्लान्ड इकोनॉमी, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी. सो यहाँ पे सोवियत गवर्नमेंट सेटअप किया. जितने भी सारे कंट्री फ्री हुए उन कंट्री में हम देखते हैं. और ये कंट्री जो थे दे वर कॉल्ड सैटेलाइट स्टेट ऑफ यूएसएसआर, यानी कि यहाँ का गवर्नमेंट ना इनके पपेट गवर्नमेंट था. जैसे जैसे यूएसएसआर बोलता था इन लोग वैसे करते थे. तो ये हमें एक बार समझना है कि
सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ तो उस समय यूरोप को फ्री करवाने में 4 इंपॉर्टेंट कंट्री थे जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जो कि यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस। तो यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस जो था वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को फ्री करवाया था। तो इसलिए यहाँ पे वेस्टर्न आइडियोलॉजी, जो कैपिटलिस्ट लिबरल डेमोक्रेसी सेटअप किया गया था। जितने भी कंट्री फ्री हुए ना, उन्होंने लिबरल डेमोक्रेसी सेटअप किया गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ का जो गवर्नमेंट था, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, पोलैंड, इन सारे कंट्रीज में हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सेटअप किया गया। और ये जो कंट्री थे वो सैटेलाइट स्टेट बन गए इनके। हालांकि डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, बट पपेट गवर्नमेंट था। वो गवर्नमेंट रशिया के कहने से काम करता था। तो ये चीज हमें समझना है एक बार। तो ये दैट इज सेकेंड वर्ल्ड वार, ईस्ट यूरोपियन कंट्री। तो यहाँ पे वो ईस्ट यूरोपियन कंट्री को किसने फ्री करवाया था? मैंने अभी बताया था, रशिया ने करवाया था। और वहां पे कौन सा सिस्टम सेटअप किया था? पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम मॉडल्ड ऑन यूएसएसआर। क्योंकि जो उनको फ्री करवाएंगे उनके साथ रहेंगे वो लोग, और ऑब्वियसली दे वर there with the USSR, so whatever USSR said, they adopted it, and finally that countries came to be known as socialist bloc. और उसके बाद वार्सो पैक्ट हुआ था, और वार्सो पैक्ट जो था उससे इन कंट्रीज को एक साथ जोड़ दिया गया था, और हेड ऑफ दैट वार्सो पैक्ट वाज यूएसएसआर। सो दैट आल्सो यू हैव टू रिमेंबर। सो इस तरह से हम देखते हैं कि यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस यूरोप में भी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टैब्लिश हो गया था। तो इस तरह से यूएसएसआर और पावरफुल हो गया था, क्योंकि उसके सिस्टम के बेस पे बहुत सारे कंट्रीज ने अपना गवर्नमेंट सेटअप किया था। ना व्हाई डिड सोवियत इकोनॉमी बिकम डेवलप? अब चलो ठीक है, कंट्री इंडिपेंडेंट हो गया, 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ, एक नया सिस्टम बनाया गया, नया गवर्नमेंट बना, और वो गवर्नमेंट कैसा था, क्या उसका फीचर था, फिर कैसे वो स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इकोनॉमी डेवलप कैसे हुआ? देखो, हर कंट्री जब आज़ाद होता है, इंडिपेंडेंट होता है, तो उसके सामने एक सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क होता है कि अपने कंट्री को डेवलप करना। सो इवन रशिया, यूएसएसआर आल्सो वांटेड टू डेवलप इट्स इकोनॉमी, बट सो हाउ डिड इट बिकम ए डेवलप कंट्री? देखो, उसके पास रशिया बहुत बड़ा कंट्री, आपको पता है, खत्म नहीं होता है, शुरू होता है। तो ऐसा कंट्री में एक तो कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था वहाँ पे। ऑलरेडी उस कंट्री में रोड वगैरह, रेल वगैरह इस्टेब्लिश किए गए थे, और आपको पता है जिस कंट्री में ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ज़्यादा रोड, रेल, इलेक्ट्रिफिकेशन, तो वो कंट्री में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। सो बिकॉज देयर वाज ऑलरेडी एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क। इतना बड़ा कंट्री में कनेक्ट होना बहुत जरूरी है ना, ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट से, नॉर्थ साउथ पार्ट से, और भी बहुत सारे एरिया से। तो वो ऑलरेडी था वहाँ पे, एंड दैट वाज यूटिलाइज्ड बाय द सोवियत गवर्नमेंट टू डेवलप इट्स इकोनॉमी। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो ट्रेड अच्छा होगा, बिजनेस अच्छा होगा, और इजीली थिंग्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू पोर्ट, वहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकता है कंट्री, उससे पैसा अर्न कर सकता है। सो ऑल दीज थिंग वर देयर। उसके बाद आपको पता है कि वास्ट रिसोर्सेज था, एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे कि आपका ऑयल हो गया, स्टील हो गया, मिनरल्स वगैरह बहुत थे वहाँ पे, ऑयल रिसोर्सेज था। सो दैट आल्सो हेल्प रशिया यूटिलाइज दी एनर्जी रिसोर्सेज फॉर देयर डेवलपमेंट। देन अगेन वहाँ पे इंडस्ट्री था, कंज्यूमर इंडस्ट्री थे, डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थे, और वो इंडस्ट्री जो थे ना कि पिन से लेके एरोप्लेन तक सब कुछ वहीं बनाते थे, उन्हें बाहर कंट्री से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो एक ऐसा क्लोज सिस्टम था, क्योंकि उनका जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप था वेस्टर्न कंट्री से नहीं था, कैपिटलिस्ट कंट्री से नहीं था, सिर्फ सोशलिस्ट कंट्री, जो मैंने अभी बताया ना, जो ईस्टर्न यूरोप में जो कंट्री थे, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया वगैरह, इनके साथ रिलेशनशिप था। सो इट वाज ए क्लोज्ड इकोनॉमी इन द सेंस दैट दे ओनली ट्रेडेड अमंग देयर ओन ब्लॉक, और अमंग दोज कंट्री विच बिलोंग टू द कम्युनिस्ट ब्लॉक। तो इस तरह से लेकिन रशिया कैसा कंट्री था, यूएसएसआर कैसा कंट्री था, जहाँ पे हर कुछ बनाया जाता था। दे नेवर डिपेंडेड अपॉन अदर कंट्री टू इम्पोर्ट एनीथिंग, पिन से लेके एरोप्लेन तक, एवरीथिंग वाज प्रोड्यूस्ड बाय स्टेट। सो दैट आल्सो एडेड टू द एडवांटेज ऑफ देयर डेवलपमेंट। उसका स्टेट ओनरशिप एंड लैंड पर सब कुछ का मालिक जो था स्टेट था, चाहे लैंड हो, खेती बाड़ी हो, इंडस्ट्री हो, मिल हो, एवरीथिंग वाज ओन्ड बाय स्टेट ओनरशिप था। हर आदमी काम करने वाला है, हर आदमी गवर्नमेंट फैक्ट्री में गवर्नमेंट काम कर रहा है, और इस तरह से बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल दिस थिंग रशिया बिकम ए डेवलप्ड कंट्री आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन। सो दिस इज 3 चीज हमने पढ़ा यहाँ पे। सोवियत सिस्टम क्या था, बेसिकली हाउ डिड सोवियत सिस्टम स्प्रेड,
सेकेंड वर्ल्ड वार का मैंने बताया था कि उन्होंने हेल्प किया था और उस तरह से उनके इन्फ्लुएंस में बहुत सारे कंट्री आ गए थे। देन उनका इकोनॉमी इतना डेवलप किया हुआ क्योंकि वहाँ पे वेल डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम था, ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क था, उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज थे दैट द गवर्नमेंट यूटिलाइज्ड एंड फाइनली बिकम डेवलप्ड एंड देन एवरीथिंग वाज प्रोड्यूस्ड बाय स्टेट ओनली, दे डोंट हैव टू इंपोर्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर कंट्री, फ्रॉम पिन टू एरोप्लेन वाज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ओनली एंड स्टेट ओनरशिप, स्टेट कंट्रोल एवरीथिंग and utilize the resources, both resources as well as human being, working class people were utilized to the optimum level so that maximum can be extracted from them. तो इस तरह से रशिया डेवलप हो गया। अब हम एक और, तो ये सिस्टम था हमारा, रशिया डेवलप हो गया, लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम हम रशियन सिस्टम, ये जो सिस्टम था ना इसमें कुछ प्रॉब्लम भी था, हमने तो अच्छी चीज़ पढ़ा अभी तक, लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम था ये भी एक बार देखते हैं कि कोई भी सिस्टम सिर्फ अच्छा ही नहीं होता, उसमें कुछ कमी भी होता है, और अगर वो कमी ज़्यादा डोमिनेंट है, ज़्यादा पावरफुल है तो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम गिर जाता है। वही चीज़ यहाँ पे हुआ, ऐसा नहीं था ये सिस्टम ठीक था लेकिन इसमें कुछ कमी था और वो कमी ज़्यादा overshadowed the advantage that it had, and that is the reason that led to the collapse of USSR. So let us see what all problem it had. देखो, the quality did not match with the western capitalist countries. आपको पता है ना कि इंडिया, अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं कि इंडिया में 1991 से पहले, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कहीं पे कि 1991 के बाद इंडिया में हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट किए थे। उससे पहले हमारे यहाँ करीब सारी चीज़ गवर्नमेंट कंट्रोल करता था, जैसे MTNL भी था गवर्नमेंट का था, आपको पता है, हर चीज़ करीब बहुत सारी चीज़ गवर्नमेंट कंट्रोल था, प्राइवेट सेक्टर बहुत कम था और उनका रोल भी कम था कंट्री का डेवलपमेंट में। गवर्नमेंट सेक्टर यूज टू कंट्रोल एवरीथिंग। तो क्या कंडीशन था MTNL का? MTNL पहले गवर्नमेंट, आज भी गवर्नमेंट अंडर है, पहले भी था, और तो पहले अगर मान लो आपको फ़ोन लगवाने के लिए यू हैव टू वेट फॉर 9 मंथ, देन फ़ोन आकर लगाएंगे, फिर उसमें कनेक्शन मिलने के लिए आपको 2 to 3 मंथ वेट करना पड़ता था। आज आप एक बार फ़ोन करो किसी प्राइवेट कंपनी को, अभी आकर लगा जाएंगे। सो सी द एफिशिएंसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि और सामान बनाते थे घटिया क्वालिटी, जैसा भी वो दे दिया हमें खरीदना था, कोई ऑप्शन था नहीं। उसी तरह से इनको पता था इस सिस्टम को या गवर्नमेंट को कि हम जो कुछ भी बनाएंगे लोगों को खरीदना है, क्योंकि बाहर से कुछ इंपोर्ट होता नहीं है, तो इसलिए कोई कंपटीशन नहीं था, और जो सामान बनाते थे वो इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं होता था और लोगों को वही खरीदना होता था। और जब वो उनका क्वालिटी और जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री जो USA हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस हो गया, यहाँ का जो क्वालिटी देखो तो बहुत अच्छा क्वालिटी था। सो इस तरह से लोगों को लगने लगा कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट, हालांकि गवर्नमेंट सब कुछ प्रोवाइड करता है बट वो क्वालिटी बहुत लो है, क्योंकि उनको गवर्नमेंट को भी पता था कि हम जो भी प्रोवाइड करेंगे उन्हें खरीदना है, बाहर से कुछ आ नहीं रहा है। सो इसलिए दे नो डाउट दे मेड अवेलेबल एवरीथिंग टू द पीपल, बट द क्वालिटी ऑफ दोज प्रोडक्ट वर नॉट एज गुड एज दैट ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम और कंट्रीज दैट वेयर कैपिटलिज्म वाज फॉलोड। तो ये दिस इज, अब लोग कितना घटिया चीज़ खाते रहेंगे, कितना यूज करते रहेंगे, परेशान तो होंगे। सो दैट लेड टू इनकन्वीनियंस ऑफ पीपल ऑफ USSR। सो सेकेंड जो था कि ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन। क्या होता है ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन? देखो, ब्यूरोक्रेटिक मतलब होता है कि सरकारी कोई भी काम पे सरकारी लग जाता है ना, दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। सिविल सर्वेंट आर कॉल्ड ब्यूरोक्रेट्स, और ब्यूरोक्रेसी सरकारी काम हमेशा अच्छा नहीं होता है एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि उनको पता है कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हम जैसे भी करें, एक काम हम 10 दिन में करें, 20 दिन में करें, 100 दिन में करें, नोबडी देयर टू आस्क अस। कितना भी पैसा ला दे कोई नहीं पूछने वाला है। कितना भी खराब माल, आप सरकारी बैंक में चले जाओ, आपको वहाँ खड़ा रहना पड़ेगा बहुत समय तक। अगर ये आप प्राइवेट बैंक में जाओ, देखो आप आके पूछेंगे हाँ क्या काम है आपको। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, सो सरकारी दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेटिक, पूरा सिस्टम, क्योंकि हर कुछ स्टेट कंट्रोल करता था। तो स्टेट कंट्रोल करने की वजह से जो ब्यूरोक्रेसी से या सरकारी नौकरी करने वाले लोग थे, दे बिकम डोमिनेंट क्लास, वो अपने आप को बाकी लोगों से ऊपर समझने लगे, और इस तरह से वो सिस्टम जो था, लोग अपने आप को फील नहीं करने लगे कि ये सिस्टम हमारा है, उनको लगा कि सिस्टम कुछ अलग है, दैट इज ब्यूरोक्रेटिक है, एंड जो सरकारी नौकरी वाले करने वाले बोल रहे हैं वो अलग क्लास है, वो डोमिनेट कर रहे हैं सोसाइटी को। सो दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। अथॉरिटेरियन मतलब कि वो जो बोलते थे वही मानना था, देयर वाज नोबडी टू क्वेश्चन गवर्नमेंट ओवर देयर।
ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्वेंट अथॉरिटेरियन थे, एकदम जो मर्जी वो करते थे, दे वर नोबडी टू आस्क देम एनी क्वेश्चन, दे वर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, लोगों को दे वर नॉट सपोज टू आंसरेबल टू द पीपल. सो इन दिस वे द सिस्टम टर्न इनटू अथॉरिटेरियन, हुकूमत करने वाला, and people did not feel themselves comfortable with the system. चलो मान लो कि हम कुछ होता है कि हम 1 साल के लिए, बट ये हमेशा चलते ही रहा. लोग 1 साल बर्दाश्त कर सकते हैं, 2 साल बर्दाश्त करते हैं, कितना दिन तक बर्दाश्त करेंगे? सो दैट इज कॉल्ड दे कुड नॉट feel comfortable with the system because of its bureaucratic and authoritarian nature of the government. Then lack of democracy. आपको पता है ना कि वहाँ पे एक ही पार्टी था, कम्युनिस्ट पार्टी, जो मैंने ये बताया था ना. There was only one party, Communist Party. No other party was allowed to function or operate. अब एक ही पार्टी है, लोग उसी का जो इलेक्शन होता था, लोग उन्हीं को उसी पार्टी के मेंबर को चुनना होता था. So because of not having many party, because there was no option in front of the people as far as the election is concerned or voting is concerned, so that we can say that there was no democracy as such, or democracy was not there in true sense. अगर डेमोक्रेसी ट्रू सेंस में होता तो बहुत सारे पार्टी होते हैं, लेकिन दूसरा पार्टी अलाउ था ही नहीं, तो ये भी एक कमी है वहाँ पे. और लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था. यू कैन नॉट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट डायरेक्टली, इवन इनडायरेक्टली ऑल्सो यू कैन नॉट क्रिटिसाइज. So that is freedom of speech was not there, democracy was not there. So people did not feel comfortable with the authoritarian system that suppressed the freedom of speech, that did not give enough scope for democracy. तो इस तरह से लोगों ने इसको ये किया. और मोस्ट इंस्टीट्यूशन. अब दूसरी बात है कि आपको पता है कि MTNL एग्जाम्पल ले लो, और जब लगा था तब से वैसे ही चल रहा है, क्योंकि उसको पता था कि लोग जैसे भी सामान बना के देंगे ना, लोगों को खरीदने का कोई ऑप्शन था नहीं पहले 1991 से पहले. तो उन्होंने उसमें पैसा नहीं इन्वेस्ट नहीं किया, उसमें चेंज नहीं लेके आए. अगर उनको कम्पीट करना हो तो दूसरे कंपनी से, तो ऑब्वियसली उसमें पैसा इन्वेस्ट करते, अच्छा चीज़ बना के बेचते. लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, उनको पता था एक ही सिस्टम है, सोवियत सिस्टम, दूसरा कोई अल्टरनेट है नहीं, लोगों का यही खरीदना है. तो उसमें कोई गवर्नमेंट ने या सरकार ने कोई ध्यान ही नहीं दिया कि हाँ इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करना है, उसमें नए नए इनोवेशन लाना है, अच्छा करना है. तो जो उनका जो सिस्टम था और इंस्टीट्यूशन था, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी इंस्टीट्यूशन हो गया, स्टेट ओन्ड हो गया, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, इनमें किसी भी तरह का चेंज नहीं लाया गया. और वो चेंज, बिना चेंज के हाउ कैन यू लिव फॉर 50 ईयर्स. तो 1990 से लेके 1991 तक ऑलमोस्ट 70 ईयर्स तक वो सिस्टम वैसा ही चलता रहा. कोई भी चीज़ में बदलाव आना चाहिए, तभी तो चेंज इन द सोसाइटी को मैच करता है और फिर लोग उसका अडॉप्ट करते हैं. सो ये भी एक कमी था कि मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन से गवर्नमेंट, पार्टी सिस्टम, ऑल दीज वर नीडेड चेंजेस and nobody tried to reform the system. So ये भी एक कमी था. उसके बाद क्या कि all the institution controlled by कम्युनिस्ट पार्टी. मैंने कहा ना कि एक ही पार्टी था, कम्युनिस्ट पार्टी, और वो सब कुछ कंट्रोल करता था. एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय दैट पार्टी ओनली. So that is also how can मान लो कि आपको if somebody is given that it is your responsibility to control everything, there is nobody to ask a question, there is nobody to compete with you, so you become lethargic. And same thing happened to this also, Communist Party also become lethargic, और वो फिर आराम से काम करने लगा. So ये भी एक. और दूसरी बात, ये पार्टी अकाउंटेबल नहीं था. अकाउंटेबल मतलब जवाब नहीं. आज देखो हमारा गवर्नमेंट है, मोदी का गवर्नमेंट है, बट गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल. कैसे? क्योंकि हम इलेक्शन में उन्हें जवाब देना होता है कि उन्होंने क्या क्या किया. अगर अच्छा से कोई काम नहीं किया तो वी कैन रिजेक्ट सच गवर्नमेंट. लेकिन यहाँ क्या ऐसा था? क्या कम्युनिस्ट पार्टी को लोगों के सामने आना पड़ता था कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया? नहीं. क्या लोग उनको बदल सकते थे? नहीं. तो फिर किस बात का डरना है? सो दैट इज also another problem with the system कि कम्युनिस्ट पार्टी controlled everything and that party was not accountable to the people. और next है कि behind in the west in technology and infrastructure. अब देखो हम कभी कंपेयर करते हैं. आज पाकिस्तान बोलता है कि इंडिया अच्छा है. क्यों करता है? वो कंपेयर करता है कि इंडिया में इतना रोड है, इतना डेवलपमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, लोगों को मिल रहा है चीप रेट पे, हॉस्पिटल है, और उनके यहाँ नहीं है, तो दे से दैट इंडिया इज बेटर. इन द सेम वे जो कम्युनिस्ट कंट्री थे उन लोग अपने आप को कंपेयर करते थे वेस्टर्न कंट्री, कैपिटलिस्ट कंट्री के साथ, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, स्पेन वगैरह से, और देखते थे उनका तो लाइफ बड़ा अच्छा है, हमारा तो लाइफ ठीक नहीं है. हमारे ना फ्रीडम है, ना डेमोक्रेसी है, ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, स्टेट सब कुछ कंट्रोल करता है, हम अपना मर्जी से बिजनेस नहीं कर सकते हैं, हम अपना मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टेट कंट्रोल करता है, एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय स्टेट ओनली.
बट दिस वाज नॉट सो। दूसरी बात है कि टेक्नोलॉजी उनका डेवलप हो रहा था कैपिटलिस्ट सिस्टम में, क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम में कॉम्पिटिशन होता है, सामान बनाने वाले एक नहीं होते, बहुत सारे लोग सामान बना रहे हैं। अगर आप अच्छा नहीं बनाओगे, नए नए टेक्नोलॉजी नहीं लेके आओगे, तो आपका सामान कोई कौन खरीदेगा। तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, रोड वगैरह अच्छे हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे सब कुछ खराब हो रहा था इसमें, सोवियत सिस्टम में। उसके बाद तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है हमारा कि लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम स्पीच, ये बता दिया मैंने, ये भी बता दिया आपको। रिपब्लिक नॉट गिवन फ्रीडम टू मैनेज ओन अफेयर इंक्लूडिंग कल्चर। देखो ये एक अहम पार्ट है कि वाई डिड डिसइंटीग्रेट। मैंने आपको शुरू में बताया था कि यूएसएसआर जो था 15 स्टेट मिलकर बना हुआ था। यूएसएसआर 15 स्टेट, उसमें से एक रशिया था। हालांकि रशिया सबसे बड़ा स्टेट था और छोटे छोटे और बहुत सारे स्टेट थे, उज्बेकिस्तान, खजकिस्तान, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, बेलारूस, और भी बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट मिलकर, जैसे इंडिया 28 स्टेट मिलकर बना हुआ ना, उसी तरह से वो 14 स्टेट प्लस रशिया 15 स्टेट मिलकर बने हुए थे। लेकिन रशिया जो था एक स्टेट था उन 15 स्टेट में, बट वो डोमिनेट करता था सारे स्टेटों पे, सारे रिपब्लिक पे, सारे छोटे छोटे स्टेट जो मिलकर बना हुआ था उन पे डोमिनेट करता था। उनको हर चीज में डोमिनेशन था। जो रिपब्लिक थे, रिपब्लिक मतलब स्टेट, उनको कोई फ्रीडम नहीं था। जो रशिया बोलता था वही उनको मानना होता था। दूसरी बात यह कि उनका अपना कल्चर को भी उन्होंने, रशिया ने सप्रेस करने की कोशिश किया। उनको दे वर नॉट अलाउड टू अडॉप्ट देयर ओन कल्चर और फॉलो देयर ओन कल्चर फ्रीली। रशिया इज इंटरफेयर इवन इन दैट आल्सो। तो आप देखो बहुत सारे स्टेट मिलके एक कंट्री बनते हैं। उस सिचुएशन में स्टेट को फ्रीडम मिलना चाहिए, वो अपने मर्जी से आके उसमें मिले हुए हैं। और अगर एक दो स्टेट सारे स्टेट को सप्रेस करता है, उनको फ्रीडम को, उनके कल्चर को, तो ऑटोमेटिकली दी रिपब्लिक वर नॉट हैप्पी बीइंग द पार्ट ऑफ यूएसएसआर, एंड सो दे थॉट ऑफ कमिंग आउट, एंड फाइनली दैट आल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई इट लेड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। देन रशिया डोमेटो बता दिया। हाँ, नेक्स्ट है आर्म रेस। आर्म रेस मतलब आपको पता है कि कोल्ड वॉर चल रहा था ना, यूएसए और बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, और यूएसए भी अपना हथियार आर्म्स इकट्ठा करते जा रहा था। यूएसए आल्सो वाज एक्युमुलेटिंग मोर एंड मोर आर्म्स एंड एमुनिशन। तो दोनों में आर्म रेस था। नो डाउट रशिया ने इस रेस में यूएसए से मैच कर रहा था, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, किस कॉस्ट पे। देखो रशिया क्या करता है, मान लो कि कंट्री का इनकम होता है, सपोज एग्जांपल ले लो कि जो यूएसए है उसका इनकम जो है 100 रुपीज है, कंट्री का इनकम 100 रुपीज है सपोज। अब क्या है ना कि अगर मान लो ये 100 रुपीज आप अलग अलग चीज़ों पे लगाते हो, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसके बाद डिफेंस पे, ये सब चीज़ लगा रहे हो। अब मान लो कि आप डिफेंस पे 40% लगा रहे हो, तो आपको 60% बच रहा है सब इन सारी चीजों के लिए। अगर आप डिफेंस पे 10% लगा रहे हो तो 90% विल बी स्पेंड ऑन दिस। अब जैसे मान लो कि हम ज्यादा पैसा, जितना भी हमारा इनकम है, उसको डिफेंस पे या हथियार इकट्ठा करने में लगाएंगे, तो हम इन सारी चीजों पे तो कम खर्चा करेंगे ना। तो जब ये सब इन सारी चीज़ों पे कम खर्चा करेगा कंट्री, तो इसको इफेक्ट होगा, हेल्थ अच्छा नहीं मिलेगा, लोगों को एजुकेशन अच्छा नहीं मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं मिलेगा। यही चीज़ यूएसएसआर में हो रहा था। यूएसएसआर अपना जो भी इनकम था उसका ज़्यादा पार्ट जो था वो डिफेंस पे खर्चा करता था, जिससे कि वो मैच कर सके यूएसए को आर्म रेस में। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अदर सेक्टर वर नेग्लेक्टेड, ये सारे सेक्टर नेग्लेक्ट होना शुरू हो गया। एंड सो पीपल ऑल्सो फेल्ट that they have not been given what they expected from the system, और ये भी that is also one of the reason that led to disintegration of USSR in the long term. नेक्स्ट है अफगानिस्तान वॉर। बाद में आपको जो अभी हम सुन रहे हैं अफगानिस्तान के बारे में कि अलकायदा वगैरह के बारे में, हमेशा से यूएसए और यूएसएसआर का इंटरेस्ट रहा अफगानिस्तान में, और हमेशा दोनों कंट्री चाहते हैं कि अफगानिस्तान उनके कंट्रोल में हो। तो अफगानिस्तान से लड़ाई भी हुआ था, वार भी हुआ था यूएसएसआर का 1979 में, और उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था यूएसएसआर को। और एक तरह से लोगों को लगा कि हम हमारा कंट्री बूस्ट कर रहा है कि हम मिलिट्रीली बहुत स्ट्रांग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, वी आर मैचिंग यूएसए। लेकिन जब व्हेन यूएसए हैड टू फेस डिफीट इन 1979 वार में, तो लोगों को लगा कि नहीं बाकी सब चीज़ तो खराब है, इवन मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम उतना स्ट्रांग है नहीं। सो दैट लोगों को लगा कि हमारा कंट्री अननेसेसरी बूस्ट कर रहा है, एक्चुअली वो मैच कहीं नहीं करता है यूएसए से। सो ऑल दीज वर प्रॉब्लम एज वेल एज दीज वर, इसकी वजह से भी डिसइंटीग्रेशन हुआ था। सो ये सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं है, ये एक तरह से डिसइंटीग्रेशन का कारण भी है।
तो हम प्रॉब्लम को एक कारण लिख देते हैं और इस तरह से वी कैन एक्सप्लेन दैट व्हाई यूएसआर डिसइंटीग्रेटेड बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम दैट इट वाज फेसिंग। तो ये हो गया हमारा what is Soviet system, how did Soviet system spread, and why did Soviet economy become developed, and problem क्या कहते हैं। Now let us move to another topic, that is Gorbachev and disintegration. Gorbachev, who was Gorbachev, ये देखेंगे, and how was he responsible for the disintegration of USSR। देखो गोर्बाचेव जो था ही बिकम द पार्टी प्रेसिडेंट, सोवियत आपको पता है कि कम्युनिस्ट पार्टी था, उसका प्रेसिडेंट बने इन्होंने 1985 में, और फाइनली ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसएसआर ऑल्सो। देखो खैर इतना सारा प्रॉब्लम है, और अगर चेंज नहीं लाते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा सिस्टम पे। तो गोर्बाचेव को लगा कि नहीं, वी नीड टू ब्रिंग सम चेंजेस, हमें कुछ तो बदलाव लाना पड़ेगा, हम चाहते हैं कि सस्टेन करें, चाहते हैं कि हम भी वी रिमेन एज ए जो हमारा पार्टी चलता रहे और सोवियत सिस्टम चलता रहे, तो उसमें कुछ बदलाव लाना बहुत ज़रूरी था। सो इनफैक्ट इन्होंने विजुअलाइज किया इस चीज़ को, और ही थॉट ऑफ ब्रिंगिंग चेंजेस व्हेन ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी एज वेल एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएसआर। तो अब देखो क्यों रिफॉर्म लाना चाहिए, अपने आप को अपडेट करने के लिए, अपने आप को मैच करने के लिए वेस्टर्न कंट्री के साथ, और उनको ये भी खतरा है अगर हम रिफॉर्म नहीं करते हैं, चेंजेस नहीं लाते हैं यूएसएसआर में, तो ये माइट प्रूव फैटल टू द एंटायर सिस्टम इटसेल्फ, हो सकता है कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाए। तो इसलिए उन्होंने उस चीज़ को सस्टेन करने के लिए चेंजेस लाने की कोशिश करी, रिफॉर्म में, सिस्टम में सुधार लाने की कोशिश करी। देखो उन्होंने किस तरह का सुधार लाया। एक तो है कि उन्होंने, आपको पता है ना कि मैंने बताया था कि जो सोवियत इकोनॉमी था या यूएसआर का इकोनॉमी था, वो वेस्टर्न कंट्री के साथ कैपिटलिस्ट सिस्टम का कोई रिलेशनशिप नहीं था, ना सामान वहाँ से खरीदते थे ना वहाँ बेचते थे, कोई इस तरह का इकोनॉमिक रिलेशनशिप था ही नहीं। इन्होंने सोचा कि हमें वी नीड टू नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप विद द सोवियत कंट्रीज एज वेल एज विद दैट ऑफ द वेस्टर्न कंट्री। और दूसरी बात है कि ही वांटेड टू डेमोक्रेटाइज मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन यूएसएसआर, डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, वो अथॉरिटेरियन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को हटाना चाहते थे, कम्युनिस्ट पार्टी का रूल को एग्जैक्ट मतलब सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी रूल करे इस तरह का सिस्टम को हटा के वहाँ डेमोक्रेसी लाना चाहते थे। और इस तरह से इनका कुछ लिबरल आइडिया थे सोवियत सिस्टम को ठीक करने के लिए। तो एक तो था कि ही वांटेड टू ब्रिंग रिफॉर्म इन द सिस्टम बाय allowing the republic or Soviet state to have economic ties with that of the western country। और दूसरा था कि he wanted to bring democracy और he wanted to democratize most of the institution of USSR। ये भी एक रिफॉर्म का ये था। देखो पीपल ऑफ अदर यूरोपियन कंट्रीज प्रोटेस्ट, अब मैंने बताया था ना कि जब मैप में मैं बता रहा था कि बहुत सारे कंट्री जो थे ईस्टर्न यूरोप के, जिसको यूएसआर ने फ्री करवाया था, तो ये कंट्री जो थे वहाँ पे जो गवर्नमेंट सेटअप किया गया वो रशियन मॉडल पे सेटअप किया गया, यूएसआर मॉडल पे सेटअप किया गया। अब इन कंट्री में भी लोगों ने अपने गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और पहले क्या था, ऐसा नहीं था कि पहली बार उन्होंने प्रोटेस्ट किया, पहले भी प्रोटेस्ट किया था, लेकिन पहले जब भी प्रोटेस्ट करते थे ना, उस समय यूएसएसआर अपना आर्मी भेज देता था इन सारे कंट्रीज में, और वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर आर्मी द गवर्नमेंट ऑफ दैट रिस्पेक्टिव कंट्री यूज्ड टू सप्रेस द रिवोल्ट। लेकिन इस बार जब ऐसा हुआ, जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जैसे पोलैंड में, चेकोस्लोवाकिया में, हंगरी में, रोमानिया में, तो उस समय गोर्बाचेव ने अपना आर्मी नहीं भेजा, यूएस सोवियत आर्मी नहीं भेजा उनको सप्रेस करने के लिए, और ये लोग धीरे धीरे अपने गवर्नमेंट से लड़के फ्री होते गए, और वहाँ पे कम्युनिस्ट सिस्टम एंड खत्म होते गया, और वहाँ पे कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेसी स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ईस्ट यूरोपियन कंट्री में जितने भी सारे कम्युनिस्ट कंट्री थे वो वन बाय वन दे गॉट कन्वर्टेड इनटू डेमोक्रेसी एंड लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखो, अब बारी था आपका रशिया का। रशिया में क्या हुआ, यूएसआर में क्या हुआ। अब मैंने बताया था बर्लिन वॉल जो था, बर्लिन वॉल 89 में डिसइंटीग्रेट हुआ था, तो वो भी बिगिनिंग था। उसके बाद फिर जो पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, ये सारे कंट्री जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री जहाँ पे कि कम्युनिस्ट सिस्टम गवर्नमेंट था, वो भी धीरे धीरे कम्युनिज्म खत्म हो गया वहाँ पे, और वहाँ पे कैपिटलिस्ट लिबरल डेमोक्रेसी आ गया। तो ये हो गया, अब सिर्फ यूएसआर बचा हुआ था। अब यूएसआर में क्या हुआ कि जो गोर्बाचेव थे, उन्होंने चेफ थे, उन्होंने थोड़ा सा लिबरलाइज किया, लोगों को थोड़ा फ्रीडम दिया, स्टेट को थोड़ा सा फ्रीडम दिया कि तुम लोग भी यू कैन हैव इकोनॉमिक टाई विद अदर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री।
लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जो हम थोड़ा फ्रीडम देंगे तो क्या होगा उसका रिपरकशन। देखो क्या हुआ ना कि जब फ्रीडम दिया तो उन्होंने उस फ्रीडम को एंजॉय किया। इसी बीच में 1991 में एक कूप होता है। कूप मतलब क्या होता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर थे, हार्डलाइनर मतलब जो कि कम्युनिस्ट पार्टी को किसी भी तरह से इस्टेब्लिश करके रखना चाहते थे हमेशा के लिए, ऐसे लोगों को कम्युनिस्ट हार्डलाइनर बोलते हैं। उन्होंने गोर्बाचेव का गवर्नमेंट को हटा दिया और वहाँ पे उन्होंने अपना गवर्नमेंट लेके आ गए, अपना उस हार्ड लाइनर का गवर्नमेंट वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया गया। इस तरह से गोर्बाचेव को वहाँ से हटा दिया जाता है। बट लोगों ने जो फ्रीडम टेस्ट किया था वो दोबारा से वो सिस्टम में आना चाहते नहीं थे लोग। तो उन्होंने एक बार, क्योंकि गोर्बाचेव ने जो फ्रीडम दिया था लोगों को, दे हैड टेस्टेड द फ्रीडम एंड दे नाउ दे डिड नॉट वांट टू कम बैक टू द ओल्ड रेजिमेंटेशन ऑफ सोवियत सिस्टम। उस पर आना नहीं चाहते थे तो उन्होंने फिर अपोज करना शुरू किया। इसी बीच में एक और आदमी आता है जिसका नाम था बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन जो था वो आपका बोरिस येल्त्सिन, तो इन्होंने क्या किया ना कि बोरिस येल्त्सिन जो था उसने लोगों के साथ सपोर्ट करना शुरू किया कि लोग जो डिमांड करते हैं वो सही कर रहे हैं, कि हमें दोबारा से वही हार्ड लाइनर सोशलिस्ट सिस्टम में नहीं लाना है, वी नीड टू ब्रिंग चेंजेस। और फिर इलेक्शन होता है और बोरिस येल्त्सिन जो थे वो जीत जाते हैं और इस तरह से बोरिस येल्त्सिन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर और हार्ड लाइनर को सप्रेस कर दिया जाता है। अब क्या होता है कि बोरिस येल्त्सिन जो था उनको पता था कि लोगों को इस तरह से हम सप्रेस करके रख नहीं सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया कि 3 कंट्री के साथ मिलके, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, इनके साथ मिलकर डिक्लेयर किया कि अब यूएसएसआर जो है डिसबैंड हो गया है, खत्म हो गया है। अब जो स्टेट है वो अपना चाहे तो अलग हो जाए, रिपब्लिक जो है सब इंडिपेंडेंट है, दे कैन फॉर्म देयर ओन इंडिपेंडेंट कंट्री। और इस तरह से एंड दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ बोरिस येल्त्सिन अलॉन्ग विद यूक्रेन, बेलारूस that led to disband of USSR and disintegration of USSR। और अब सारे जो रिपब्लिक थे, 14 रिपब्लिक इंक्लूडिंग 15वां जो था यूएसएसआर, अब वो अलग अलग कंट्री बन जाते हैं। और इस तरह से दिस इंसिडेंट इन फैक्ट इज नोन एज डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। और इस तरह से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है। अब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट तो हो जाता है, लेकिन बाद में जो कंट्री उससे यूएसएसआर से बाहर, आज तक 50-70 सालों से यूएसएसआर के साथ थे, इन लोग एक लूज फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम था CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, और उसका मेंबर बन जाते हैं। और एक क्योंकि वो पहले एक साथ थे उसको याद रखते हुए दे बिकम द पार्ट ऑफ दिस। ऐसा पहले से ऐसा नहीं था, सारे कंट्री इंडिपेंडेंट थे बट दे बिकम द मेंबर ऑफ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या हुआ कि आपको पता है सोवियत यूनियन जो था वो एक न्यूक्लियर पावर था। सोवियत यूनियन जो था वीटो पावर 5 कंट्री को वीटो पावर मिला हुआ है, उसमें से एक यूएसएसआर भी था। तो ये और यूएसएसआर ने बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रीटी साइन किए कर रखे। इन सारे चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास आ जाता है? अब रशिया के पास आ जाता है, क्योंकि रशिया सबसे बड़ा स्टेट था और जो भी यूएसएसआर ने ट्रीटी साइन किया था दैट रशिया जो था अब उसको पूरा करेगा। रशिया जो था परमानेंट मेंबर बन जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। और इतना ही नहीं बल्कि रशिया जो जितने भी सारे इंटरनेशनल ट्रीटी साइन किए गए थे वो सब चीज़ को पूरा करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि इतना बड़ा सिस्टम जो शुरू किया गया था दैट फाइनली डिसइंटीग्रेटेड और ख़त्म हो जाता है because of some or other problem that it had, we studied about everything. So in next topic we'll take the rest of the chapter and complete it. हालांकि बड़ा चैप्टर है बट फिर भी हम कोशिश करेंगे उसको खत्म करने के लिए। और सो यू माइट हैव अंडरस्टूड, सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे कि आप और ज़्यादा वीडियो देख पाओ और चैप्टर को आसानी से समझ पाओ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।